नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी सेट के विज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश के प्रश्न देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में शिक्षक भर्ती नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आप अदर सेट इससे पहले के भी देख सकते हैं। आज हम देखेंगे पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो है उसके 10 प्रश्न, उसके बाद जो है वो शिक्षण कौशल के 10 प्रश्न और उसके बाद जो है वो बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों से 71 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की जो आधारशिला है वो जो है वो रखी थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु रामदास जो है वो सिखों के गुरु थे और इन्हें जो है वो गुरु की उपाधि 30 अगस्त 1574 को जो है वो दी गई थी। विदेशी आक्रमण जो है बहुत से हो रहे थे, तो बहुत से शहर तबाह हो रहे थे, तभी जो गुरु रामदास हैं इन्होंने जो है शहर रामसर यानी कि अमृतसर जो है उसका निर्माण जो है वो किया था। अगला प्रश्न 72 कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है वो जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक, समता, धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न 73 कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से जानी जाती थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो लेडी विद द लैम्प, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इसी नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न 74 कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर जो है वो सही हो जाएगा। ये तमिलनाडु प्रांत का एक शहर है और मैनचेस्टर के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है। और जो कोयम्बटूर है एक प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र भी है। नीलगिरी जो है उसकी जो तराई में स्थित ये शहर है, ये पूरे साल सुहावने मौसम के लिए भी जो है वो प्रसिद्ध है। तो कोयम्बटूर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है वो कौन सी है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर या अपर बड़ी दोआब नहर। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर जो है वो सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो नहर है वो सतलज और जो व्यास है नदियों के जो संगम है उस पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है। ध्यान रखिएगा दोनों नदियों के नाम। और ये जो नहर है वो पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा जो है वो प्राप्त करती है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थलीय जो विकिरण होता है उसके कारण आप कह सकते हैं पृथ्वी की जो सतह है उसके निकट वायु ऊष्मा जो है वो प्राप्त करती है सूर्यास्त के बाद भी। अगला प्रश्न 77 कह रहा है भारत में तीसरी पंचवर्षीय जो योजना है उसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या था। ग्रामीण विकास, कृषि, आर्थिक समावेश या आर्थिक सुधार। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृषि जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है उसका प्रमुख जो है वो उद्देश्य था, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय जो योजना है उसके समय में काफ़ी युद्ध हुए थे, जैसे कि भारत चीन युद्ध। तो उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी काफ़ी बिगड़ गई थी, तो उस कारण आप कह सकते हैं या उसको प्राथमिकता देते हुए जो कृषि है वो जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है वो रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं
78 ऊपरी सदन राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो की जा सकती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जो है राज्यसभा जो होती है वो भारतीय लोकतंत्र की आप जानते हैं सबसे ऊपरी से होती है, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में ये डिफरेंस भी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। राज्यसभा जो होती है उसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 12 सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 79 की तरफ कि किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत जो है वो की थी। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो 1699 में वैसाखी वाले दिन जो है वो की थी। और कहाँ की थी, तो आनंदपुर साहिब में जो है वो की गई थी। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका इसी पार्ट का, और जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का लास्ट प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है। 101, 111, 121 और या 91। ऐसा प्रश्न हम पूछ रहे हैं जो कि आप कमेंट में इजी तरीके से टाइप करके बता सकते हैं। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने शिक्षण कौशल के 10 प्रश्नों की तरफ, जो कि 81 से लेकर 90 तक जो है वो आते हैं। 81 प्रश्न आपका कह रहा है कि शैक्षिक विकास में जो मूल्यांकन है उसका क्या अर्थ होता है। क्या छात्रों की केवल प्रगति का आकलन होता है, आप कहेंगे नहीं। कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, आप कहेंगे नहीं। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, आप कहेंगे नहीं। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ये आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है। यथार्थता होती है, कल्पनाशीलता होती है, समन्वय होती है कि अनुकरण होती है, आप कहेंगे अनुकरण होती है। आपको ध्यान होगा शैशव अवस्था में जो बच्चा होता है देख कर नकल करके सारी चीज़ें सीखता है, तो अनुकरण जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौशल सीखने की भी पहली अवस्था जो है वो अनुकरण ही जो है वो होती है। अगला प्रश्न 83 कह रहा है कि शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण या ये सभी। तो आप कहेंगे शिक्षण सिद्धांत के अधिनियम में ये सभी जो है आपके आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयोग दर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान विषय में या नागरिक शास्त्र विषय में। 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागरिक शास्त्र विषय में। अगला प्रश्न 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन काफ़ी लेंदी, डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं हम। तो परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। अगला प्रश्न देखते हैं 86 की एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक जो गतिविधि हैं उनमें आनंद लेना सिखाना या तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। तो अलग जो है वो नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लिए लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो पहला ऑप्शन है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार का जो सीखना होता है ये किसी भी प्रकार के अध्ययन की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि जो व्यवहार है वो व्यक्ति के स्वयं के द्वारा मानसिक विकास के साथ साथ विकसित भी जो है वो होता रहता है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है आप सीखने के लक्षण के रूप में जो है वो नहीं देख सकते। अगला प्रश्न 88 कह रहा है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। 4 ऑप्शन है, तो इसमें भी ऑप्शन काफ़ी लेंदी हैं, डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं। तो विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।
अगला प्रश्न 89 कह रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए, बिल्कुल नहीं। सीखने में होने वाली जो कमियां हैं उनका निदान और उपचार करना, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यही जो है वो मुख्य उद्देश्य भी जो है वो होता है। आगे भी आप देख सकते हैं, त्रुटियां निकालना, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लास्ट प्रश्न है आपका शिक्षण कौशल का कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, यह आपका ऑप्शन ज़्यादा सही है। और शैक्षिक केवल क्षेत्र का मूल्यांकन ना होगा तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। बढ़ते हैं अपने लास्ट बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्नों की तरफ। 91 से 100 तक के जो प्रश्न हैं। 91 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो किसके अतिरिक्त यानी किसको छोड़कर। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन के अतिरिक्त, मंद बुद्धिता के अतिरिक्त, शैशव काल के समय दिमागी बुखार के अतिरिक्त, या शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अधिगम अक्षमता होती है उसका अर्थ क्या होता है, सीखने में विकलांगता। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आप कह सकते हैं सीखने में यदि कठिनाई हो रही है तो उसी को हम रखते हैं इसी श्रेणी में। और कुछ लोग ये भी होते हैं जिनमें जो वो वजह होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो ये जो भी विकलांगता की बात की गई है ये अधिगम अक्षमता जो है वो उत्पन्न करती है, ना आप कह सकते हैं ना कि शिक्षण की जो शिक्षण शैली है इससे जो है उत्पन्न नहीं होती है। तो यही पूछा गया था किसके अतिरिक्त, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे उत्तम है यानी सर्वोत्तम है। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। सही हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इससे पहले भी काफ़ी बार जो है ये कथन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। सीखने का कठिन काल, सीखने का आदर्श काल, इस टाइप के प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल जो है उसकी संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न 94 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है, आपको बताना है। तो सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, ऐसा नहीं है, प्रभावित होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया, आप कहेंगे नहीं। बच्चों द्वारा की गई जो त्रुटियां ये संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी जो है उनको संतुष्ट करने वाला भी हो। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 कह रहा है कि विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है। 4 ऑप्शन है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो आपका पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वो बढ़ता है विकास। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 96 कि इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, परिवार के खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, स्कूल विद्यालय के शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा, या परिवार के शोचनीय भावनात्मक वातावरण। तो आप कह सकते हैं शैक्षिक पिछड़ापन जो है वो परिवार का पेशा जो है ये इतना जो है ऑप्शन आपका नहीं प्रभावी सिद्ध होगा जितना अन्य ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं। तो यही आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा कि परिवार का जो पेशा है वो आपका शैक्षिक जो पिछड़ापन है उसका प्रमुख कारण नहीं हो सकता, जबकि सामाजिक आर्थिक स्थिति एक अन्य इसी का रूप होता है, वो जो है वो हो सकता है। तो पेशा और सामाजिक आर्थिक स्थिति लगभग टर्म एक जैसे हैं, परंतु जो अर्थ है वो जो है वो भिन्न भिन्न है। अगला प्रश्न 97 कह रहा है लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों और बालों का रंग में जो विविधता है, विचलन है, उसको क्या कहते हैं। भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर, या ये सभी। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भौतिक अंतर जो है इसकी संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न 98 कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको शामिल करना,
एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, या शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण जो परिवर्तन है उसकी अपेक्षा जो है वो रखता है। अगला प्रश्न 99 कह रहा है कि अपनी कक्षा की वैयक्तिक जो भिन्नता है उनसे निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, या बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपका है 100 कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए जो शिक्षक है उसको जो है वो क्या करना चाहिए। उसकी शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, या उसको विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, या उसको विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, या इसको उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं सरल से जटिल बिल्कुल होता है, अनुभव का अवसर भी देना चाहिए। जब 2 ऑप्शन सही हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी क्रियाएं जो है वो उसे करनी चाहिए। तो प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के भी सभी प्रश्न जो है वो समाप्त होते हैं। इसी सेट के आगे के सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।